बच्चों, आप सभी ने दिवाली के पहले पाठ 5 तक पढ़ा था प्राचीन भारत में धार्मिक विचार। अब हम सभी पाठ 6 जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। जनपद शब्द जो है वो आप सभी ने सुना होगा। जैसे अगर आप गांव जाते होंगे तो वहाँ पे देखिए लगभग उपयोग किया जाता है अभी भी। जनपद जौनपुर, जनपद सुल्तानपुर, जनपद आजमगढ़, इस तरीके से जनपद हमें आज भी वो शब्द मिलता है। जनपद यानी क्या होता है? जिला। यहाँ पे भी अगर आप रह रहे होंगे महाराष्ट्र में भी, तो यहाँ पे भी हर जगह जिला होता है। जैसे थाने, मुंबई उपनगर। तो इस तरीके से प्राचीन समय में भी जनपद पाया जाता था। प्राचीन समय में कुल 16 महाजनपद पाए गए। 16 महाजनपद जो थे वो इस तरह से थे: कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य, शूरसेन, अवंती, अशमक, पांचाल, कोसल, चेदी, वत्स, काशी, मल्ल, वृज्जी, अंग, मगध। तो इस तरीके से 16 महाजनपद पाए गए। सबसे पहले हम जनपद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर हम जो महाजनपद है 16 उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जनपद लगभग ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 600 का जो कालखंड है उसे वैदिकोत्तर कालखंड माना जाता है। वैदिकोत्तर मतलब वैदिक युग के बाद का समय। तो जो ईसा पूर्व के जन्म से पहले का जो समय है 1000 से लेकर 600 का, उसे हम वैदिकोत्तर कालखंड मानते हैं। इस कालखंड में जनपदों का उदय हुआ। ये जनपद जो हैं वो छोटे छोटे राज्य थे, इसे ही बाद में जनपद कहा जाने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में स्थित वर्तमान में जो अफगानिस्तान जिसे कहा जाता है, पश्चिम उत्तर का जो क्षेत्र है, वहां से लेकर पूर्व में बिहार, ये देखिए इस तरफ पश्चिमोत्तर और फिर इधर बिहार, बंगाल, ओडिशा तक के प्रदेश में तथा दक्षिण में महाराष्ट्र तक ये जनपद फैले हुए थे। ये जो है क्षेत्र, वर्तमान महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र जो है वो अशमक नामक जनपद से व्याप्त था। इसका अर्थ क्या है कि महाराष्ट्र में जो अशमक यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो जनपद है वो महाराष्ट्र में पाया गया। संस्कृत, पाली और अर्धमागधी साहित्य में इन जनपदों के नाम पाए जाते हैं। क्योंकि संस्कृत, पाली और अर्धमागधी जो भाषा थी वही भाषाएं मिलती हैं, तो उन साहित्य में इन जनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यूनानी इतिहासकार जो थे उन्होंने भी इन जनपदों के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है। उनमें से कुछ जनपद ऐसे थे जिनमें राजतंत्र विद्यमान था। राजतंत्र यानी राजा का शासन होता था। कुछ जनपद जो थे वहाँ पे गढ़ राज्य था। गढ़ राज्य मतलब जनता का शासन होता था। जनपद जो थे वहाँ पर अनुभवी व्यक्तियों की गण परिषद हुआ करती थी। गण परिषद मतलब लोगों का संगठन बनता था, उसे गण परिषद कहा जाता था। गण परिषद के जो सदस्य थे वो एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करके राज्य प्रशासन से संबंधित जो निर्णय थे वो लेते थे।
जहाँ पर विचार विमर्श किया जाता था उस सभागार को संथागार कहा जाता था। गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य गणतांत्रिक राज्य से संबंधित थे। प्रत्येक जनपद के अपने अपने सिक्के थे। तो हम सभी ने अगर इसके पहले का जो पाठ पढ़ा है गौतम बुद्ध, तो वो गौतम बुद्ध जो है वो गणतांत्रिक राज्य से संबंधित थे। गणतांत्रिक मतलब जनता का शासन होता था और शाक्य जो था वो गणतांत्रिक राज्य था। विचार विमर्श जो है वो एक दूसरे से किया जाता था। वर्तमान समय में भी अगर हम देखते हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी कार्य शुरू करते हैं या कुछ काम शुरू करना होता है तो वो लोगों की मीटिंग बुलाते हैं, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हैं, फिर जा कर के वो निर्णय लेते हैं। तो इस तरीके से प्राचीन समय में भी विचार विमर्श करके प्रशासन चलाया जाता था। अब हम महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। 4 जो हैं वो मुख्य महाजनपद थे, लेकिन कुल कितने महाजनपद थे? 16, जिसमें से 4 जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए। कोसल, वत्स, अवंती, मगध। कोसल महाजनपद का विस्तार जो है वो हिमालय की तलहटी में नेपाल और उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये जो क्षेत्र है हिमालय की तलहटी ये क्षेत्र है नेपाल और उत्तर प्रदेश का जो जगह है, यहाँ पर ही कोसल महाजनपद पाया गया। इस राज्य के श्रावस्ती, कुशावती और साकेत नगर जो थे वो बहुत ही विख्यात थे। श्रावस्ती कोसल महाजनपद की राजधानी थी। ये जो महाजनपद थे इनकी राजधानी हुआ करती थी। जैसे हमारे देश में जो राज्य हैं, हर राज्य की राजधानी होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, महाराष्ट्र की मुंबई है। गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती के प्रसिद्ध विहार जेतवन में दीर्घ समय तक निवास किया था। कोसल नरेश प्रसेनजीत जो है वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध का समकालीन था। कोसल नरेश प्रसेनजीत जो है वो वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के समय का ही राजा था। कोसल का राज्य मगध में विलीन हो गया। मतलब कोसल और मगध दोनों राज्य को एक दूसरे में मिला दिया गया। वत्स महाजनपद का विस्तार उत्तर प्रदेश के प्रयाग अर्थात इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। कोसम अर्थात प्राचीन समय का कौशाम्बी नगर था। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से व्यापार जो है वो किया जाता था। कौशाम्बी के 3 अति धनवान व्यापारियों ने गौतम बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए 3 विहारों का निर्माण करवाया था। विहार मतलब जहाँ पर साधु संत वगैरह रहते हों। अनुयायी मतलब उनको मानने वाले, गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे या गौतम बुद्ध के जो विचार थे, गौतम बुद्ध को मानने वाले, इनके लिए विहारों का निर्माण करवाया गया था। कौशाम्बी नरेश उदयन गौतम बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध के ही समय का राजा जो है उदयन था। उदयन राजा के पश्चात वत्स महाजनपद का स्वतंत्र अस्तित्व बहुत समय तक नहीं बना रहा। इस जनपद को अवंती महाजनपद के राजा ने जीत लिया। मतलब फिर ये क्या, जो अवंती के राजा थे उनके अधीन, उनके नियंत्रण में ये महाजनपद हो गया अवंती।
मध्य प्रदेश के मालवा प्रदेश में अवंती प्राचीन महाजनपद था। उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में एक स्थान है। उज्जैनी नगरी अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी जो थी वो उज्जैन थी। उज्जैनी महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अवंती नरेश प्रद्योत वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध का समकालीन था। अवंती नरेश नंदीवर्धन के कार्यकाल में अवंती महाजनपद मगध साम्राज्य में विलीन हो गया। मतलब मगध जो है, पहली चीज तो ये, अगर आपने देखा होगा कोसल का विलय जो है वो मगध के साथ में हुआ। वत्स को अवंती के राजा ने जीता, मतलब वत्स और अवंती एक हुआ। फिर बाद में अगर आप देखते हैं, अवंती महाजनपद मगध राज्य में विलीन हुआ। इसका अर्थ क्या है, मगध जो है वो महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया बाद में। मतलब यहाँ पे कोसल, वत्स, अवंती तीनों का विलय जो है मगध साम्राज्य में हो गया था। बिहार में पटना, गया शहरों के आसपास के क्षेत्र और बंगाल के कुछ क्षेत्र में प्राचीन मगध महाजनपद था। राजगृह, जो वर्तमान समय में राजगीर के नाम से जाना जाता है, राजगृह मगध की राजधानी थी। महागोविंद नामक वास्तु विशारद ने बिंबिसार के राजप्रसाद का निर्माण किया था। बिंबिसार के दरबार में जीवक नामक प्रसिद्ध वैद्य था। बिंबिसार ने गौतम बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकारा था। तो इसमें जो प्रसिद्ध वैद्य था जीवक, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। बिंबिसार जो है वो बाद में गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। जनपद जो थे वो छोटे छोटे राज्य थे। फिर यही जनपद आगे चल कर के बहुत ही बलशाली बन गए। उनकी जो भौगोलिक सीमाएं थी उनका विस्तार हुआ। मतलब जो जनपद थे वो धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों को भी मिलाते गए। मतलब जो जनपद है वो बहुत सारे क्षेत्रों से जब बढ़ता गया तब वो जा करके आगे महाजनपद के नाम से जाना जाने लगा। साहित्य में पाए गए उल्लेखों के आधार पर दिखाई देता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक महाजनपदों में 16 महाजनपदों को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। उसमें भी विशेष रूप से कोसल, वत्स, अवंती और मगध महाजनपद अधिक सामर्थ्यशाली बनते गए, वो मैंने आपको बताया। मगध साम्राज्य का उदय। अब हम जानेंगे जो 4 राज्य थे, 4 महाजनपद थे, कोसल, वत्स, अवंती, ये सब मिल करके मगध बने, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु ने मगध का विस्तार करने की नीति अपनाई। मगध का जो महाजनपद था, जो मैंने आपको बताया पिछले पेज पर, उस पर आपने देखा होगा कि बिंबिसार ने अपने राज्य का जो विस्तार है वो बहुत ही अधिक किया। उसने पहले के अनेक गढ़ राज्यों को जीत लिया था। अजात शत्रु के शासनकाल में मगध बहुत ही संपन्न हुआ और उसने गौतम बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार किया था, यानी उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह नामक स्थान पर बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति अर्थात परिषद हुई। अजात शत्रु का शिल्प आप देख पा रहे होंगे। इस समय में जो शिल्प कला थी वो बहुत ही अच्छे रूप में विकसित हो रही थी। अजात शत्रु के कार्यकाल में मगध की राजधानी के रूप में पाटलिग्राम की नींव रखी गई। पाटलिपुत्र आपने सुना होगा, जो कि बिहार में है। यही पाटलिग्राम कालांतर में
पाटलिपुत्र नाम से प्रख्यात हुआ। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना शहर के परिसर में होना चाहिए। अजातशत्रु के पश्चात मगध के कई राजा हुए। उनमें शिशुनाग जो है विख्यात राजा था। उसने अवंती, कोसल और वत्स राज्यों को मगध से जोड़ लिया था। अवंती, कोसल और वत्स राज्यों को मगध में जोड़ने का महत्वपूर्ण काम जो है वो शिशुनाग ने किया था। उत्तर भारत का लगभग संपूर्ण प्रदेश मगध के नियंत्रण में आ गया। इस प्रकार मगध साम्राज्य अस्तित्व में आया।